फोर्थ पॉइंट आता है कि इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों का भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के युवा भारत के में मची लूट में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मचल उठा। इसलिए 1813 ईस्वी के चार्ट एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। इससे इंग्लैंड में बहुत से व्यापारिक संस्था अपना माल लेकर भारत आ गए। उनके आने से भारत में आर्थिक शोषण का नया दौर प्रारंभ हुआ। 1813 ईस्वी के पूर्व भारत का महत्व लूटपाट तथा कर एवं नजराना प्राप्त करने के साधन के रूप में था, जबकि 1813 ईस्वी में भारत का महत्व इस दृष्टि से हो गया था कि इंग्लैंड की मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल भारत में किस प्रकार खपाया जाए और इंग्लैंड की मशीनों के लिए कच्चा माल भारत से इंग्लैंड को किस प्रकार ले जाया जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। उसके बाद इंग्लैंड में मशीनीकरण और औद्योगिकरण का काम हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की लूट में जो कुछ अर्जित किया गया उसी से आधुनिक इंग्लैंड का निर्माण हुआ तथा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। भारत से लूटे गए कच्चे माल से इंग्लैंड की मशीनों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अंग्रेजी कारखानों में बने हुए माल के लिए बाजार ढूंढने का काम है वो प्रारंभ हुआ। इन उत्पादनों ने भारतीय माल को पहले तो विदेशी बाजार से और फिर भारतीय बाजार से खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। भारत के परंपरागत कुटीर उद्योग इंग्लैंड की मशीनों पर उत्पादित अच्छे माल से प्रतिस्पर्धा थी वो नहीं कर सकते थे, विशेषकर उस स्थिति में जब उससे राज्याश्रय छिन गया था। भारत में पुराने इजारेदारों की जगह स्वतंत्र बाजार का निर्माण किया गया। भारत में सूती कपड़ों का निर्यातक देश था और सूती कपड़ों का आयातक वो बन गया। कार्ल मार्क्स ने 10 जून 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में द ब्रिटिश रूल इंडिया शीर्षक में एक लेख लिखा, जिसमें उसने लिखा कि ब्रिटिश शासन और विज्ञान ने समूचे हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था, कारखाना उद्योग की एकता को जड़ से उखाड़ फेंका। 6 पॉइंट आता है कि भारतीय माल पर निषेधात्मक शुल्क इंग्लैंड में मशीन से सूती कपड़ा बनाने पर भी वह भारतीय कपड़ों की तुलना में महंगा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक और तो भारतीय माल के आयात पर इतना अधिक शुल्क लगा दिया कि उसका आयात ही ना हो सके, और दूसरी ओर अपने माल पर किसी तरह का शुल्क चुकाए बिना भारत पर अपना माल लाद दिया। साथ ही उत्पीड़न और अन्याय के द्वारा भारतीय मंडियों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वां पॉइंट आता है कि कठोर कानूनों के द्वारा कच्चे माल की 1814 ईस्वी में के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून का निर्माण किया जिसके सहारे भारत के कच्चे माल सुगम पूर्वक निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। लगातार पड़ रहे अकालों के कारण लाखों भारतीय भूखे मर गए थे, किंतु भारत का अनाज बाहर भेजा जा रहा था। देश के भारतीय चुंगी और सीमा शुल्क था जो बढ़ा दिए गए ताकि भारतीय व्यापारी व्यापार ना कर सके। 1835 ईस्वी में भारतीय रुई पर 15% चुंगी और सूती वस्त्रों पर 25% चुंगी उन्होंने निर्धारित की गई ताकि क्या करें, भारतीय उत्पादक कपड़े के स्थान पर रुई का ही निर्यात करें। ब्रिटिश अधिकारी ट्रेवलियन ने लिखा कि व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग की 235 से भी अधिक वस्तुओं पर अंतर्देशीय कर लगाए गए थे। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय
कर सरकारी नौकरियों में लगे भारतीय विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हुए। घरों में सजावट के लिए स्वदेशी कलात्मक वस्तुओं के स्थान पर पाश्चात्य सामग्री का प्रयोग होने लगा। विदेशी वस्तुओं का उपयोग समाज में गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। शासक, सामंत, सरकारी कर्मचारी, नवयुवक वर्ग विदेशी वस्तुओं के उपयोग में एक दूसरे से होड़ करने लगे थे। ऐसी स्थिति में स्वदेशी वस्तुओं, विशेषकर साज सज्जा की कलात्मक वस्तुओं एवं सूती वस्तुओं की मांग में कमी आने लगी और कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा।